नमस्कार दोस्तों, शर्मा जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने 2 महासागरों की धाराएं पढ़ चुके थे। आज अपने तीसरे महासागर की पढ़ते हैं, जिसका नाम है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराएं। इससे पहले अगर अपने थोड़े हिंद महासागर के संदर्भ में कुछ फैक्ट देखें तो इसकी उत्पत्ति संबंधी अगर अपने बात करें तो उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है इसका आपका गोंडवाना लैंड का विभाजन। यानी जब इसमें गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तब इस हिंद महासागर का निर्माण हुआ। प्राचीन भारतीय भूगोल में इस हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से पुकारा गया है। यानी अपने कह सकते हैं हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम है वो आपका रत्नाकर है। यानी प्राचीन भारतीय भूगोल में इसको कहा गया है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आता है इसका 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और ये इतना क्षेत्रफल लिए हुए महासागर आपका विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है आपका प्रशांत, दूसरे पे है आपका अटलांटिक महासागर। इन दोनों के बाद में तीसरा नंबर आता है आपका हिंद महासागर का। इसकी आकृति की देखें तो इसकी आकृति इस प्रकार से अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। और इस महासागर का सबसे गहरे गर्त की बात करें तो सबसे गहरा गर्त यानी जो खाई है इसकी सबसे गहरी वो है इसकी सुंडा। यानी सुंडा गर्त है वो सबसे इसका अधिक गहरा भाग है। वहीं दूसरी इसमें बात करें सोडियम क्लोराइड की यानी लवणता की। सोडियम क्लोराइड देखें तो वो अन्य महासागरों की तुलना में इस महासागर में कम है। यानी लवणता है वो इस महासागर की वो अन्य महासागरों की तुलना में कम है। कम होने का कारण देखें अपने तो कम होने का कारण है कि हिंद महासागर में बड़ी बड़ी नदियां अपना शुद्ध जल गिराती है। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, इधर आपकी सिंधु नदी है, यमुना, इधर आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, कावेरी है, महानदी है, दामोदर नदी है। ये सारी नदियां अपना जल है वो हिंद महासागर में गिराती है, जिसके कारण इसकी लवणता है वो 34.5 प्रति हजार ग्राम तक है औसत लवणता। यानी देखें इसका निर्माण देखें हिंद महासागर का तो हिंद महासागर निर्माण हुआ था आपका गोंडवाना लैंड के टूटने से या इसके अलग होने से। उसके बाद प्राचीन भारतीय भूगोल में इस हिंद महासागर को नाम दिया गया है आपका रत्नाकर और इसका क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी लवणता यानी कि नमक की मात्रा है वो सबसे कम है अन्य महासागरों की तुलना में। तब इसके अंदर अपने यहाँ पे देखें इसकी धाराओं की बात करें तो धाराओं में अपने सभी महासागरों में देख रहे हैं भी एक धारा भूमध्य रेखा के समांतर निश्चित रूप से प्रवाह कर रही है। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर। एक भाग इसका उत्तर में प्रवाहित है और दूसरा भाग इसका दक्षिणी भाग में। तो जो धारा आपकी उत्तर की ओर चल रही है उस धारा का नाम है उत्तरी हिंद विषुवत रेखीय धारा। और जो आपके दक्षिण में चल रही है उसका नाम है दक्षिणी हिंद विषुवत रेखीय धारा। ये 2 धाराएं हैं जो प्रत्येक महासागर में सेम नाम से है, बस महासागर के नाम के आधार पर इनका विभाजन है। उसके बाद यहाँ से एक धारा इसके विपरीत चलती है जिसका नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति विषुवत रेखीय धारा ये सभी महासागरों में समान है। उसके बाद जो दक्षिणी भाग की धारा है वो इस प्रकार से अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे नीचे की ओर
चलने लगती है। और यहाँ पर आपका एक द्वीप आता है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर अपने देखें तो वो है आपका मेडागास्कर। जैव विविधता का मतलब है यहाँ पे हमें एक ही जीव के अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये इस मेडागास्कर द्वीप के पास में आके दो भागों में बढ़ जाती है। एक मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में बहती है और एक इसके पश्चिम में बहती है। जो धारा इसके पूर्व में चल रही है उसको बोलते हैं मेडागास्कर की धारा। और ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, ये जो क्षेत्र है जलीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। इस मोजाम्बिक चैनल से कुछ जल इस धारा का इस प्रकार से निकलता है, तो उस धारा को बोल देते हैं अपने मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा। दोनों धाराएं जब मेडागास्कर द्वीप को पार करते हुए वापस आपस में मिल जाती है, तो इस धारा को अपने बोल देते हैं अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा। यह धारा पूछी गई थी पीछे प्रश्न में कि अगुलहास की धारा कौन से द्वीप के पास दो भागों में बंट जाती है, तो वो है आपका मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के पास ये धारा दो भागों में बंट जाती है। एक हो जाती है मेडागास्कर की धारा और दूसरी हो जाती है आपकी मोजाम्बिक की धारा। उसके बाद ये अगुलहास की धारा जब पछुआ पवनों के संपर्क में आती है, किसके? पछुआ पवनों के। जब ये धारा पछुआ पवनों के संपर्क में आती है तो इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है इस प्रकार से। और ये धारा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से आगे की ओर निकल जाती है और कुछ भाग इसका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर प्रवाहित होते हुए वापस विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो ये जो धारा है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इस धारा को बोलते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह। प्रवाह या ड्रिफ्ट। ये जो धारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में चल रही है, इस धारा को बोल देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा, जो एक प्रकार से ये कैसी है? ठंडी धारा है। और जितनी भी ठंडी धाराएं हैं वो एक मरुस्थल का निर्माण करती है। तो ये धारा भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का निर्माण करती है। उसके बाद अगर अपन उसके उत्तरी गोलार्ध में देखें तो यह धारा इस प्रकार से चलती है आपकी अरब सागर में, इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमते हुए बंगाल की खाड़ी से ये आगे ये धारा आपकी जापान के द्वीप तक जाती है। इस धारा को बोलते हैं सोमानी की धारा। सोमानी की धारा हिंद महासागर की एक धारा जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये धारा है वो, इस धारा के ऊपर ऋतु का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। जैसे ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु और दूसरी है आपकी शीत ऋतु। यानी जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब तो ये चलती है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और जब इसकी शीत ऋतु आती है तो ये धारा विपरीत क्या हो जाती है? एकदम से विपरीत हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। यानी ये फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। यानी अपने कह सकते हैं ये धारा मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है। मानसूनी पवनों का ये अनुसरण करती है। सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी धारा
मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है। यह ऐसी कौन सी धारा है जो मौसम के ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा में भी परिवर्तन कर लेती है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में अभी तक। एक तो आया है सोमाली की धारा का और एक आया है आपका अगुलहास की धारा का। वहीं जो आपका एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, वे किस जल धारा के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके तो सोमाली में से और एक आपके अगुलहास की धारा से पूछे गए हैं। ये छोटा सा टॉपिक था आपका हिंद महासागर का, और ये महासागरीय धाराएं अपनी पूरी हो गई। अगला टॉपिक अपने पढ़ेंगे महासागरीय प्रवाल या एंटोन। नेक्स्ट टॉपिक अपने ये पढ़ेंगे और ये अपनी धाराएं है वो पूरी हो गई। धन्यवाद।